Good morning, student. How are you all? I hope you will be doing good and hope all of you are fine. Now, today we are going to move forward. Yesterday, I think one case study was left out. That is case study number 3. So let's complete it today. आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं. अभी तक हमने सिर्फ नेचर देखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में. ओके, तो अब उससे रिलेटेड इसमें क्या चीज़ है, नेचर के जो पॉइंट्स है वो आपके माइंड में होने चाहिए. तो अगर नहीं याद आ रहा है तो पहला वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि वो नेचर वाले जो पॉइंट हो आपको सिर्फ पॉइंट भी अगर आपको याद है तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा. ओके, तो राम इज़ अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट. राम है कोई वो 12th कॉमर्स का स्टूडेंट है. ओके, इन अ रेपुटेटेड स्कूल इन पंजाब. मोहन इज इज एल्डर ब्रदर. मोहन का यानी इसका बड़ा भाई है. हु इज डूइंग हिज मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली. वो मास्टर्स कर रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में. कुछ कुछ ये एमबीए से ही मिलता जुलता रहता है, ठीक है. और वहाँ पे भी सिमिलर सब्जेक्ट ही मिलते हैं. यहाँ पर मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें मिला के थोड़ा हॉस्पिटल्स के बारे में एक कोर्स बना दिया इन लोगों ने, उसी को मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. ओके, तो दिल्ली से कंप्लीट कर रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीएससी कोर्स. ओके, बीएससी के बाद उसने सही लाइन चुनी. एक्चुअली बीएससी के बाद उसने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन चुनी, जो कि मतलब उसको हेल्प करता है सेम फील्ड में रहकर आगे करियर ऑप्शंस देखने के लिए. Now during vacations, when Mohan comes home, Ram shows him the business studies project that is preparing on the topic principle of management. Okay, अब वो छुट्टियों में घर आए हुए हैं और वो जो मोहन है वो जब घर आया तो उसने देखा कि उसका जो ब्रदर है राम, वो जो कि 12th क्लास में है, उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है. मोहन टेल्स हिम दैट दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एमबीए कोर्स. अब मोहन को ये हैरानी हो रही शायद देख के कि वो पार्ट उसका उसके सिलेबस में भी, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से कुछ भी रिलेटेड आप चीज़ पढ़ोगे तो उसमें मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा. बट ही इज अ साइंस स्टूडेंट, वो एक साइंस का स्टूडेंट है. करिकुलम एट द बिगनर लेवल. ओके, तो बिगनर लेवल मतलब कि स्टार्टिंग ही जब सेम की होती है, ऐसे कोई भी मास्टर्स की कोर्स की एमबीए से रिलेटेड या मैनेजमेंट की किसी भी कोर्स को, तो जो बेसिक रहता है फर्स्ट ईयर में आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो उसके बिगनर लेवल पे हैं. बिगनर लेवल है ना स्टार्टिंग के फर्स्ट सेम में. एज दे फॉर्म द कोर ऑफ मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस. अब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन सीखेगा उसमें मैनेजमेंट उसको सीखना ही पड़ेगा, तो उसके फर्स्ट सेम में चीज़ें मौजूद हैं. बट ही फाइंड दिस प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. अब वो कह रहा है कि जो अभी तक उसने बीएससी का है वो तो बीएससी के हिसाब से वो सोच रहा होगा कि अभी तक मैंने जो साइंस सीखी है तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो प्रिंसिपल्स हमको पढ़ाए गए वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं. जैसे कि हमने भी देखा था कि नेचर में कैसा रहता है कि बदलता रहता है, चेंज होता रहता है. ओके, नाउ क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है. आउटलाइन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव. अब यहाँ पे आपको कौन सा फीचर समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कौन सा हो सकता है. देखिए, ये जो था, ये जो चीज़ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और ये जो दूसरा बच्चा था कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में गया ज़रूर है, साइंस एक अलग फील्ड हो जाता है, बट वहाँ पर भी उसको एमबीए पढ़ना पड़ रहा है, मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो पढ़ने पड़ रहे हैं. तो ये चीज़ दिखाती क्या है, एक्चुअली चीज़ ये दिखाती है कि मैनेजमेंट कैसा है, परवेसिव है. परवेसिव है ना, यूनिवर्सल है. देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं. आप बीबीए करते हो उसमें भी आपको मिलता है, एमबीए करेंगे, एमबीए इन रिटेल करेंगे, तो किसी भी सेक्टर में आप जाओ, मार्केटिंग में भी जाओगे या एमबीए की किसी भी फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, फर्स्ट जो सेम रहता है वो कॉमन रहता है हर चीज़ में. तो क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ने ही पड़ेंगे. तो यहाँ पर मैनेजमेंट का जो फीचर हमको नजर आ रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, परवेसिव. कि साइंस की फील्ड है तो वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा. हॉस्पिटल है तो क्या हुआ, मैनेजमेंट तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा. तो ये जो चीज़ है ये कौन सा फीचर होगा, मैनेजमेंट कैसा रहता है, परवेसिव रहता है. मैनेजमेंट इज परवेसिव. तो दैट इज द नेचर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज मोहन फाइंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफिकल्ट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस. अब उसको क्यों अलग लग रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था ये जो साइंस के जो प्रिंसिपल है वो कैसे रहते हैं, रिजिड, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे रहते हैं, फ्लेक्सिबल. सो ये जो सेकंड पॉइंट हमको फीचर दिखता है कि मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो लोग. क्योंकि उसको क्यों
अलग लग रहे हैं। अलग इसलिए लग रहे हैं उसको क्योंकि उसने अभी तक साइंस के ही प्रिंसिपल देखे थे। अब उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल काफ़ी अलग हो जाते हैं। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर उसको अलग लग रहा है कि ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स नहीं है, ये तो मतलब इसमें चेंजेस करते रहते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन बदल जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हो वहाँ पर। और इसका सेकंड पॉइंट का आंसर हो जाएगा दैट ये जो प्रिंसिपल्स हैं कैसे हो जाते हैं फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल भी इसका एक नेचर रहता है मैनेजमेंट का। ओके, तो ये चीज वहां पर ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट वन, हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं? तो भाई कैसे बनते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल? आफ्टर रिगरस स्टडी एंड ईच एंड एवरी प्रिंसिपल वाज एक्सपेरिमेंटेड बिफोर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में उसको क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। देन दे कंक्लूडेड दैट कि जो भी रिजल्ट है उससे उनको काफ़ी इफेक्टिवनेस लगी, तो इन्होंने उसको एक प्रिंसिपल के रूप में लिख दिया, स्टेट कर दिया। ओके, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल था, जब आप डिवाइड करते हो काम को तो अच्छे से किया जा सकता है। तो ये एक प्रिंसिपल ऐसे डायरेक्ट रातों रात नहीं बना दिया कि हाँ ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए, विद प्रूफ यू विल हैव टू डू इट। तो केस स्टडी देखिए, इसके लिए केस स्टडी यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं ये भी एक केस स्टडी है, बट अलग अलग सिचुएशन में इन्होंने देखा कि कहीं पे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर ऐसा करके देखते हैं, रियली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो जब रिजल्ट मिले होंगे तो अभी इन्होंने उन प्रिंसिपल्स को बनाया। तो ऐसे रातों रात प्रिंसिपल नहीं बन गए। ओके, ये भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट, अगर साइंस में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में और फिर बनाए गए। ओके, तो जैसे साइंस में वैसे हमारे इसमें भी है। Now let's move forward to our main topic, that is importance of management. So ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या रहता है? प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द मैनेजर। क्या ये गाइडलाइन की तरह काम करते हैं? कभी भी किसी सिचुएशन में आपको किस तरह से एक्ट करना है वो ये बताते हैं। दिस प्रिंसिपल improves knowledge, ability and understanding of the manager under managerial situation. The effect of this principles help the manager to learn from their mistake. This principle guide manager to take right decision at the right time. अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई मैनेजर प्रिंसिपल सीखता है तो हो सकता है आपको लगता है काम को बांट के बेहतर तरीके से करा जा सकता है। लेटर ऑन आप रियलाइज करते हो कि नहीं, इससे भी बात नहीं बनती है। तो यहाँ पर क्यों नहीं बन रही, कहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है? हो सकता है वर्क अलॉट करने में कुछ दिक्कतें आ गई हो। तो मैनेजर ये रियलाइज करता है कि अरे हाँ, मैंने सिर्फ काम को बांट दिया, मैंने तो देखा ही नहीं किसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या है। तो मैनेजर अपनी गलतियों से सीखता है, लर्न करता है ना, ही लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्सपीरियंस, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। और ये जब चीज़ आती है तब मैनेजर और परफेक्ट होता जाता है, टाइम आफ्टर टाइम वो परफेक्ट होता जाता है और परफेक्शन की तरफ बढ़ता जाता है। तो ये वो फिर अगली बार क्या करेगा, उसको बिल्कुल राइट डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। फिर वो फिर नेक्स्ट टाइम वो करेगा बिल्कुल उनको हिसाब से काम देगा, जो उनकी एबिलिटीज़ है, उनकी जो एफिशिएंसी, उसके मुताबिक काम को बांटने की कोशिश करेगा, ताकि एनी हाउ काम हो जाना चाहिए, टारगेट मस्ट बी अचीव्ड। तो ये मैनेजर के लिए पहला एक इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा पहला फ़ायदा किसका मिलता है? मैनेजर को एक डेवलप करता है। सीधी भाषा में बोले अपन, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, तो मैनेजर को एक एक्सपीरियंस बनाता है पर्सन, और वो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर पाए ऐसा व्यक्ति बनाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, भी इसको बदल के लिखा जा सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिमम। मैन ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या रहते हैं कंपनी के अंदर? उसके मैन, मटेरियल, तो ये जो चीज़ें रहती है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो रिसोर्सेज उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो उनका अच्छे से यूज़ करना। इससे क्या होता है, आप अपनी कंपनी की क्या कॉस्टिंग आप कम करते हो, मतलब कॉस्टिंग आप बचाते हो कंपनी की। तो अगर आप एफिशिएंटली अगर कंपनी में काम करोगे, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने दोगे, तो कॉस्ट में कमी आएगी। तो ये चीज़ वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करके देते हैं, आपको कम पैसे में काम करके करवा के देते हैं। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है किसी भी कंपनी की। ओके, तो इसको पढ़ते हैं अपन। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन planned activities and systematic organization of man and material in the organization. Principles are designed to get maximum benefit from the human effort and other resources. अब यहाँ पर इन्होंने जो बोला है कि बेस्ट यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। ओके, तो मतलब कि वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, टाइम वगैरह, तो इस तरह से कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी बरकरार है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क।
by saving energy and efforts can be made economical and result in maximum utilization of रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जो उन्होंने बात कर दी है वो क्या बात कर दी है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो आपने भी पढ़े नहीं अभी, ये जो आप पढ़ रहे हो प्रिंसिपल, ये कौन से, जनरल प्रिंसिपल्स। ये एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो ये है फयोल के, हेनरी फयोल ने दिए थे। हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें से ये जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये दिया था टेलर ने। अब देखो क्या ये जनरल प्रिंसिपल से काम को कैसे बेहतर तरीके से करें। टेलर ने कैसे पे इंसिस्ट किया कि काम तो आपने बांट दिया कर दिया ठीक है, ये जो चीज़ है वर्क से रिलेटेड है, पर आप उसमें एफिशिएंसी वर्कर की कैसे बढ़ाओगे, एफिशिएंट कैसे बनाओगे वर्कर को, उस पर ज़्यादा जोर दिया। उसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात हो रही है वो यहाँ पर कौन सा वाला है, टाइम वाला, स्टैंडर्ड टाइम निकालना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम का जो प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। ये एक टेक्निक थी जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर बनाई गई थी। उसके अंदर क्या होता था कि एक स्टॉप वॉच लेकर आप किसी पर्सन को मॉनिटर करते हो कि कोई भी टास्क करने का, जैसे कि बैंक में अकाउंट ओपनिंग का कोई टास्क कर रहा है, तो हो सकता है बंदा बोले कि मैं तो उसको आधे घंटे में अकाउंट ओपन होता है सर, पर अगर मैं उसके पास में टाइम वॉच लेकर खड़ा हो जाऊं और मैं बोलूँ चलो मेरे सामने करके दिखाओ, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल वो ईमानदारी से काम करता रहेगा उस पर। फिर मेरे को एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा, हो सकता है 10 मिनट्स लगे हो, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई ये 20 मिनट्स किस चीज़ का तुम एक्स्ट्रा बता रहे थे, और मैं एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दूंगा 10 मिनट्स। तो उससे मैं एम्प्लॉय से होप कर सकता हूँ कि जहाँ हाफ एन आवर में कितने अकाउंट ओपन कर रहा था, एक अकाउंट ओपन कर रहा था, और अभी मैंने चेक कर लिया 10 मिनट में हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कम से कम वो 3 अकाउंट तो खोल ही दे। तीन नहीं तो एटलीस्ट 2 तो खोल सकता है, इतना टाइम तो कर सकता है। तो ये जो चीज़ है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, डबल प्रोडक्टिवनेस उसमें ला सकता हूँ मैं इस चीज़ को करके। तो ये जो चीज़ थी ऑप्टिमम यूज हो सकता है रिसोर्सेज का। ठीक है। थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है इसका, साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। हर मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम एंड सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। मतलब यहाँ कहना क्या चाहता है, देखिए यहाँ पर साइंटिफिक डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। तो साइंटिफिक डिसीजन कैसे होते हैं कि हो सकता है आप अगर प्रिंसिपल जो आपको मैंने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, आपने काम को बांट दिया, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी आपने ठीक से सब सब किया, बिल्कुल एबिलिटी के हिसाब से ही आपने काम किया है, कि यह सबकी एबिलिटी के हिसाब से मैंने काम बांटा, सबको डिवाइड भी परफेक्ट किया, फिर भी काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि सब कुछ तो मैंने सही किया, तो प्रॉब्लम कहाँ गई है। तो हो सकता है आप उनको बुलाओ, पूछोगे उनसे कि यहाँ पे क्या है, कहीं कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं जो कि कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या वो खुश नहीं है, तो हो सकता है उसमें एक दो रियली काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या प्रॉब्लम है। आप उनको बुलाएंगे, पूछेंगे, हो सकता है वो बोलेंगे सर हमारा सैलरी बहुत कम है, इनसे हमको अनसेटिस्फाइड लगता है, बिल्कुल हमारे लिए ग्रोथ नहीं होती है, और इसलिए हमारा काम नहीं लगता, शायद काम बिल्कुल मन नहीं लगता काम में। तो ये जो चीज़ एक प्रॉब्लम है, अब इसीलिए वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये आप लॉजिक लगाना सीखते हो यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन, दैट यूजिंग द लॉजिक वाइल वर्किंग। जो आप सीखते हो इसमें आपको लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। ओके। यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, टेलर प्रिंसिपल ऑलवेज इंसिस्टेंट। ये देखो टेलर का ही प्रिंसिपल बोल रहे हैं, टेलर यानी कि वही साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। पर मैं आपको आपको क्या बताएं यहाँ पे कि लॉजिक लगाने की बात है यहाँ पे, कि इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, इसलिए आप ऐसा नहीं कि सिर्फ फयोल की प्रिंसिपल देखोगे या टेलर की ही देखोगे, ऐसा नहीं, यहाँ पर दोनों की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, तो दोनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर टेलर की क्या बात हो रही है यहाँ पे कि साइंटिफिक डिसीजन। तो लॉजिक की जो मैंने बात करी, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। किसने दिया था, टेलर ने दिया था। अब उसमें क्या होता था कि मैनेजमेंट और वर्कर, मैनेजमेंट क्या चाहता है, हमेशा प्रॉफिट करना, ठीक है। वर्कर क्या चाहता है कि उसको लगता है कि हमेशा मैनेजमेंट हमारा ध्यान नहीं रहता, इनको तो बस काम से मतलब रहता है, तो इनके बीच में डिस्प्यूट होता है। तो जो डिस्कॉर्ड जो होता है, मतलब इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े मतभेद हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी काम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके प्रिंसिपल ऐसे थे कि इनको बिल्कुल एक होकर काम किया जाए तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये चीज़ बताता था। तो अगर आपकी टीम में भी ऐसा कुछ है, तो हम एक लॉजिकल थिंकिंग लगा के उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, तो वो चीज़ को पता करना। ओके। इसी को बोलते हैं बाय यूजिंग द लॉजिक, इसको बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेना। नाउ
Taylor principle always insisted on replacement of rule of thumb by scientific approach. He suggested to conduct the time studies to set up the standard time required. ये वही स्टॉप वॉच वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी बताया था कि साइंटिफिक डिसीजन लेने के लिए अगर रूल ऑफ थंब क्या करता है, जैसे कि आपके मैनेजर ने बोल दिया कि नहीं इसमें तो आधा घंटा ही लगता है अकाउंट ओपनिंग में, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल उसने जो कहा है बिल्कुल फैक्ट हो सच हो। आप अपना मैनेजमेंट में आप चेक करते रहो, कंटिन्यूसली उसको चेक करो, टाइम स्टडी, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करो उस चीज़ का। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बात निकाल लो जहाँ से आप टाइम बचा सकते हो, तो ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा। ठीक है, कुछ भी लॉजिक लगा के आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर वो रूल ऑफ थंब को फॉलो, यानी कि आपके मैनेजर ने जैसा कह दिया वैसे अनुसार उसके अनुसार चलो, वैसा नहीं करना है। आप अपना एक मेथड अप्लाई करो और उसके थ्रू पता करो कि क्या सच है, लॉजिक अपने लगाओ। ठीक है, ये उसने बात करी। नाउ आफ्टर दिस, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब देखिए ये जो एनवायरनमेंट है कौन सा, ये मौसम वाला एनवायरनमेंट नहीं है, कौन सा एनवायरनमेंट हो गया अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, हर बिजनेस एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, उसमें हर कोई आ जाता है। जैसे कि आप बोलेंगे सप्लायर आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये जितने भी डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ, फैक्टर्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बिजनेस को। तो यहाँ पर आप बिजनेस एनवायरनमेंट तो बदलता रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज होती रहेगी। तो चाहे टेक्नोलॉजी चेंज हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो, नए लॉज बने, लीगल एनवायरनमेंट भी रहता है, लॉज बन जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सिगरेट, पहले सिगरेट्स में ऐसे कुछ वार्निंग्स नहीं आते थे, बट आफ्टर दैट वार्निंग्स आने लग गए उस पर। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक लीगल एनवायरनमेंट को दिखाती है। तो ये चेंजेस तो होगी, तो कंपनी क्या करेगी उसके अकॉर्डिंग, कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी को भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो एवरी बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल train the managers in implementing the change in the right direction and the right level of organization. Although management principles are relative and general guidelines, yet by modifying this principle changes can be made in the organization. तो आपको क्या करना पड़ता है एज एन मैनेजर, आपको जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करूं कि वो बिल्कुल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए, उस तरह से उस पर कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलने के लिए भी मैनेजमेंट के जो आप प्रिंसिपल्स जो आपने पढ़े उनका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इफेक्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। पहले तो मैं बता देता हूँ, अब इसको पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस फंक्शन फंक्शंस मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म्ड। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी करता हो क्या बनता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज, और ये किसका फंक्शन रहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज एन गाइडलाइन एंड अ बेस फॉर्म टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वर्किंग के लिए आपको ये मैनेजमेंट हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने में। क्योंकि जो पॉलिसीज़ जो बनती है, जो भी जैसे कि हम रेम्युनरेशन की बात करें या फिर लीव्स की बात करें, आप कितनी लीव्स ले सकते हो नहीं ले सकते हो, तो ये सब वेल कैलकुलेटेड रहती हैं। और आपको कितना अमाउंट देना चाहिए, कितना पैकेज होना चाहिए, ये भी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनी सेट करके रखती है कि कितना पैकेज आपको ऑफर करना चाहिए। तो ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे कि कोई भी एम्प्लॉय खुश होकर वहाँ पर आकर काम करे। ओके, डेफिनेटली रिवॉर्ड्स रहते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से उसके लिए भी रहता है कि हम आपको प्रमोट करेंगे या फिर आपकी सैलरी पैकेजेस बढ़ाएंगे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है। प्लान अगर बनाते हैं तो पॉलिसीज़ भी बिल्कुल उससे मैच होती हुई रहनी चाहिए। अगर आपका प्लान है लीडर बनने का तो डेफिनेटली लीडरशिप बनाने में आपके एम्प्लॉय मदद करेंगे। तो थोड़ी एम्प्लॉय ओरिएंटेड पॉलिसीज़ भी बनाई जा सकती हैं। जैसे कि हो सकता है हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे दें, गुड फैसिलिटीज़ दे दें कंपनी के अंदर जिससे उनका मन लगा रहे। जैसे कि कई कंपनीज में, मल्टीनेशनल्स में क्या होता है, जिम है, वहाँ पे स्नूकर टेबल्स है, आप थोड़ा अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन एन्जॉय ओवर देयर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में प्लान्स, पॉलिसीज़, ये जो चीज़ें हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि पॉलिसी के अंदर आती है उनकी। तो ये जैसे कि आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है तो आप, कंपनी की पॉलिसी रहती है किसी की कि अपने रिलेटिव को ही लेना है। जैसे कि हमारे एरिया में बात करते हो इप्का, इप्का लेबोरेटरीज एक कंपनी है, तो इप्का लेबोरेटरीज क्या करती है, रिलेटिव्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो उनकी पॉलिसी का एक पार्ट ही है वो। तो ये इससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है।
Now here example given is principle of unity of command. Scalar change, unity of direction leads to systematic and smooth functioning of organization. अब यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने वो प्रिंसिपल्स लिख दिए स्केलर चेंज जिसको आपने पढ़ा ही नहीं है, तो बस आप अभी इतना पार्ट समझ लीजिए कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर केस स्टडी आती है तो वहाँ पे बस यही बात लिखी रहेगी कि दैट इट हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कंपनी बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने लगी थी। जैसे ये लाइन आपको दिखी तो समझ जाना कि कौन सा इंपॉर्टेंस वहाँ पर दिख रहा है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वाला। स्थितियाँ एनवायरनमेंट या टैक्स के लॉज वगैरह पलटते हुए दिखें तो यहाँ पर काफ़ी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने हेल्प की है, मैनेजर ने हेल्प की, तो कौन सा पॉइंट हो सकता है वो मीटिंग चेंजिंग इस बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, ये वाला पॉइंट हो सकता है कि किस तरह से हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अपने अंदर चेंजेस कर लेते हैं। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट वहाँ पे बड़े इजीली दिख जाते हैं। नाउ आपको ये एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 6 पॉइंट्स इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे सोसाइटी रहती है, तो कंपनी जब ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करती है तो कंपनी क्या करती है, सब अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगी, जॉब्स देगी, अच्छे पैकेजेस देगी, तो लोग कहाँ से काम करने आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं ना, तो वो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। प्रोडक्ट भी सोसाइटी में ही बिकते हैं, है ना, हाउस होल्ड वगैरह ये लोग खरीदते हैं, तो डेफिनेटली एक सोसाइटी को सर्व करने में भी मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे या तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात होगी, केस स्टडी में सिंपल बात है, या फिर आपको अच्छे रिजनेबल प्राइजेस पे प्रोवाइड किया, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, और गुड सैलरीज वगैरह, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। ये 4-5 पॉइंट है जो कि वो इसमें से लिखते हैं केस स्टडी में। तो आप समझ जाना सोसाइटी से रिलेटेड है, तो कंपनी की मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जनरल सेंस वाली बात है, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी में आसानी से दिख जाता है कि सोसाइटी की बेनिफिट की बात हो रही है वहाँ पर कुछ। ओके, स्कूल कॉलेज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सोसाइटी की बेनिफिट की बात हो रही है। नाउ यहाँ पर जो बात करी एग्जांपल में, द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन मतलब आप काम करो तो आपको जो भी सैलरी वगैरह मिल रही है उसकी बात हो रही है। इंसिस्ट ऑन एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉयज एंड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो। तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय की बात कर ली, क्योंकि एम्प्लॉय कहाँ से आता है, एम्प्लॉय आता है आपके सोसाइटी से उठ के। तो जब सोसाइटी से आ रहा है तो उसको क्या चाहिए, एक्चुअली उसको सैलरी ही चाहिए, तो सैलरी के लिए ही वो काम कर रहा है। तो कितना मिलना चाहिए, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे बहुत ज़्यादा काम ले रहा हूँ और सैलरी कुछ भी नहीं दे रहा। इट मस्ट बी वेल बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए सैलरी आपका वर्क लाइफ के बीच में, जिससे कि आप अच्छे से आप सेटिस्फाई होकर कंपनी में काम करें। तो ये एक अगर कंपनी ऐसा कर रही तो सोसाइटी को बहुत अच्छे से सर्व कर सकती है। ठीक है। नाउ 7 पॉइंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की, एजुकेशन की और रिसर्च वर्क की। देखिए हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, बट फिर भी अभी भी कुछ स्टडीज़ चल रही है मैनेजमेंट की, और उसमें कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस बदलती रहती हैं, कंपनी के अंदर होता रहता है। तो उसको रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज़ बनाई गई हैं, या फिर उसके रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स बनाए गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज आजकल आपके लिए आ चुके हैं। पहले सिर्फ बीकॉम की बात होती थी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, पर आजकल आपके पास बीबीए ऑप्शन आ चुके हैं, एमबीएम ऑप्शन आ चुका है, और एमबीए इन फाइनेंशियल मार्केट, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें एक एजुकेशन के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, कोर्स स्टडी में इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो आगे चल के जो भी कहीं पे भी वर्क करते हैं तो एटलीस्ट उनको मैनेजमेंट स्किल्स आए, और वो बहुत एफिशिएंटली अपने कंट्री के लिए काम कर पाए। तो इसका करिकुलम का एक पार्ट बना लिया है कई कोर्सेज में। ओके, तो ये चीज़ हो चुकी है, और रिसर्च वर्क इस पे चल रहा है। अब इसको पढ़ते हैं अपन। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन द साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। ओके, एज अ रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज। अब मैनेजमेंट स्टडीज अगर आपको करनी तो आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, आपको थोड़े प्रिंसिपल्स की जानकारी चाहिए, तभी आप लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी लगा पाओगे। As this principle provide organize this body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new ideas imagination base for research and development। अब जितने ज़्यादा आप रिसर्च करते हो किसी चीज़ में, तो क्या होता है, आपके पास नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हो। उन नए आइडियाज़ को जनरेट करके सिर्फ रखने के लिए नहीं, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो वहाँ से एक नए नए तरीके निकल के आते हैं कि हमको इस तरह से भी करना चाहिए, तो उसको ये लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो करते जाते हैं। जितनी रिसर्च होगी उतना ज़्यादा
वो इम्प्लीमेंट होती जाएंगी वो चीज़ें कि हमको इसको इस तरह से करना है। Now, principle of management act as the core of management theories. They act as the base for management training and education. अब ये कोर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो आप पढ़ रहे हो ये कैसे कोर बोले जाते हैं कि कोई भी जो भी आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर कैसे है कहीं भी ट्रेनिंग या एजुकेशन की बात आएगी तो आपके लिए ये सबसे पहले, जैसे अभी अपन ने केस स्टडी में देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट रखेगा, ये मैनेजमेंट वाले, ताकि आपको कोर नॉलेज तो हो मैनेजमेंट की थ्योरीज वगैरह प्रिंसिपल्स क्या बने हैं उनके। अगर वही नहीं है तो आप उसमें आगे क्या सोचोगे, तो इसलिए बेस है जो कि सबको आना चाहिए। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें लाइक एमबीए बीबीए, ये मैंने आपको भी बता दिया है। ऑल्सो टीच दिस प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ दर करिकुलम। करिकुलम स्टडी सिलेबस जो भी आपका स्ट्रक्चर कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए वो डिसाइड होता है, तो उस कोर्सेज में उनको लिया जाता है। All the management institute take aptitude test and these tests based on the मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओनली। ना ये जो लाइन आप इसको छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पर जो बात करी गई है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता तो डेफिनेटली कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मतलब ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस आईमा है ना। तो ये जो मैनेजमेंट के एसोसिएशंस बना रखे हैं जिनकी बात शायद अपन ने पहले भी की है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका कैट की एग्ज़ाम होती है, सिम्बोसिस का भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आई थिंक सिम्बोसिस का स्नैप का होता है, महाराष्ट्र का सीईटी होता है। तो सब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ताकि आप फिर उसके बाद पास करके आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ किसमें एजुकेशन में आ चुकी है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट जो बनाए जाते हैं तो ये इसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहते हैं। वो आपको चेक करते हैं कि आपने कितना सीखा, उसके बाद आपको लिया जाता है। तो ये भी एक एजुकेशन की फील्ड में भी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, वो आपको लॉजिकल वे में तैयार करते हैं, आपके थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना इस तरह से। नाउ द मेन टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो डेवलप्ड बाय फयोल, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे हेनरी फयोल की। हेनरी फयोल क्या थे, बेसिकली ही वॉज डिग्री होल्डर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने कोल कंपनी से काम करना शुरू किया था, और कोल कंपनी में जब वो थे तो उन्होंने उनको प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। और वो मैनेजिंग डायरेक्टर करने के बाद उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस देखा, चीज़ें सीखी थी, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते। पर जब उनकी कंपनी बहुत बड़े संकट में पड़ गई थी और मतलब बहुत डिमांड कम हो चुकी थी उनकी, तब उन्होंने उस टाइम में अपने सारे मैनेजमेंट और सारे स्किल्स और एक्सपीरियंस का यूज़ करके उस कंपनी को सिचुएशन से बाहर निकाला था। तो ये उनको उनके मैनेजमेंट की जो एक्सपीरियंस था जिससे उन्होंने प्रिंसिपल्स वगैरह जो बनाए थे, तो उसकी हेल्प से ही वो कंपनी को बाहर ला पाए वो। तो ये इनके प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे, और उन्होंने काम के ऊपर बहुत फोकस किया था कि जो वर्क है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से हो, किस तरह से आप चेंजेस करें कंपनी के अंदर जिससे कि आपका काम बेहतर हो सकता है। ओके, इस चीज़ पे ध्यान दिया। जैसे कि पहले जब आए थे, जब फर्स्ट डे, ये सब बातें अभी बुक में नहीं है, पर जैसे कि जब वो आए थे कुछ टाइम के लिए कंपनी ज्वाइन करके, तो उनको ये फील होता था ये क्या सिस्टम बना रखा है कि रोज़ मैं आता हूँ देखता हूँ कि आज ये कोई पर्सन है तो उसको कुछ और काम दिया हुआ था, आज ये आया तो उसको कुछ और काम दे दिया है, अगले दिन आएगा तो फिर उसको कुछ और काम दे देंगे। तो ये जो चीज़ें है तो गलत है ना, इससे तो अब बंदा कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी परफेक्शन हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हर बार आप नया काम सौंपते जा रहे हो, है ना। जैसे कि आपसे अगर स्कूल में बोलते हैं कि बेटा आज आप लेफ्ट हैंड से लिखिए, राइट हैंड से लिखिए, फिर बाद में तो इस तरह से आपको बदल बदल के ऐसा करते हैं। बोले कि बेटा अब तो आप बॉल पेन से लिख लीजिए, पेंसिल की क्या ज़रूरत है, आप इंक पेन से लिख लीजिए, कुछ भी करिए, चेंज कीजिए, क्रेयॉन से लिख दीजिए। ऐसा तो नहीं किया था ना स्कूल वालों ने, प्राइमरी में पेंसिल ही पकड़वाई थी ना सबको, तो यही चीज़ रहती है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि काम को जब आप करवा रहे हो तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो परफेक्शन लाना है तो आप सब में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक जैसा आगे बढ़ना। तो उस चीज़ पे इन्होंने ध्यान दिया। अब हम फेयल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते, बट हाँ, इनको फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स बोला जाता है। जनरल प्रिंसिपल्स कितने दिए थे, 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, याद रखना। एंड ही वाज मैकेनिकल इंजीनियर, ये बात भी याद रखना। अगर कभी आ गया 1 मार्क क्वेश्चन तो आपको इन 3 पॉइंट में से कोई सा एक आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। नाउ इसका पहला प्रिंसिपल कौन सा था फायोल सर का, द फर्स्ट वन वाज डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। पूरे काम को क्या छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, और यूनिट्स
यूनिट्स है ना, अगर डिपार्टमेंट, देखो क्या होता है, कभी कभी डिपार्टमेंट है, अब वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा काम है, कॉम्प्लिकेट हो गया, तो उस डिपार्टमेंट की भी छोटी छोटी यूनिट बना दो, उनका ये कहना था। नाउ प्रिंसिपल और डिवीजन वर्क क्या कह रहा है अपना, कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क to one person or one task, or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience। किस तरह से करना है, देखिए किसी एक व्यक्ति को नहीं सौंपना है, सारा का सारा काम एक के माथे नहीं होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देखते हुए उस काम को अलॉट करना चाहिए उन लोगों को। ये बात मैंने पहले भी की थी। व्हेन अ पर्सन इज performing a part of job again and again, he will become perfect and specializing in doing it। तो ये एफिशिएंसी ले आता है। देखिए कोई काम अगेन एंड अगेन आप सेम वे में करते जा रहे हो, तो उसमें क्या बन जाते हो आप, एक्सपीरियंस हो जाते हो, और आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हो, इससे आपका एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव हो जाता है। Fayez said not only in the factory work but technical, managerial and skill job should also be divided into small segments for specialization। मतलब अगर टेक्निकल स्किल्स की भी बात होती है, जैसे कोई मशीनरी देखने वाला, कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, तो इनके डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट की आप मेंटेनेंस वाले तो सब एक में ही बैठ जाओ, नहीं। हो सकता है आईटी डिपार्टमेंट स्किल्स वाले तो उसको अलग बैठा दिया, कोई टेक्निकल स्किल वाला है, हो सकता है कुछ मोटर, कुछ जो बहुत ही बड़ी मशीनरी थी उसका मोटराइज मशीनरी या रोबोटिक मशीनरी, उसका यूनिट अलग रहेगा। तो अलग अलग बांटना क्यों पड़ेगा आपको, हो सकता है एक आप बोलो कि सर एक ही यूनिट बना दी जाए, उसके अंदर सभी मेंटेनेंस वाले को रख देते हैं। तो ये जो चीज़ें, हो सकता है फिर वो जो वर्क रहता है कल कहीं को कोई कोई और कर रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं, किसी का वर्क कोई और करे, या फिर वो उसमें उसको दूसरे व्यक्ति को भेज दिया जाए कि एक ही डिपार्टमेंट है तो वो नहीं आए तो तुम चले जाओ, तो वो अच्छे से कर लेगा क्या उस काम को, नहीं, उसका परफेक्शन नहीं आएगा, वो ये सोचेगा आज पता नहीं मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट उसको ये तो पता रहे कि आज मैं कंपनी में जा रहा हूँ, तो हाँ, मुझे बड़ी मशीनरीज देखता हूँ तो वही काम मुझे दिया जाएगा। तो ये उसका एक एक्सपीरियंस होगा, उसमें वो स्पेशलाइजेशन हासिल करेगा, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस पहला वाला जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये यही बताता है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। यस या पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहता है इसके, स्पेशलाइजेशन लाता है, मतलब आपको परफेक्ट बनाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, और ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग, अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, अगर आपने काम को बांटा ही नहीं और बस चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा आपका एटीट्यूड है और आपने चला दिया, तो क्या आपको देखने को मिलेगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कम देखने को मिलेगी, स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं मिलेगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रहेगा। जैसे कि अभी अपन ने बात की कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सबको कर दिया, तो एक ही व्यक्ति जो दूसरा काम कर रहा है तो वो भी उसको वो काम भी वो कर रहा है, तो मतलब एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति जा रहा है काम पे, उसको लग रहा है कि मैं इसका भी काम कर सकता हूँ, ये मेरा भी काम कर सकता है, तो हमको तो नहीं पता आज कौन कौन सा काम क्या क्या आएगा। एटलीस्ट एक जना एक ही काम करता तो हो सकता है नई नई प्रॉब्लम वो फेस करता वहाँ पर, और वो उससे एक्सपीरियंस लेता, सीखता अपनी गलतियों से, या फिर और ज़्यादा नॉलेज होता, ट्रेंड होता, तो उसका स्पेशलाइजेशन उसमें परफेक्ट होता। पर ऐसा नहीं होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है काम का। जैसे कि डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही बंदे हैं, और मतलब सॉरी दो बंदे हैं, और मतलब वो एक ही तरह का टास्क कर रहे हैं, तो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते, आपने बर्थडे पार्टी की आप सोचिए कि अगर 4 जने हैं और मैंने 4 जनों को अगर काम बाँटा है, और मैं 2 जनों को एक ही टाइप का काम दे देता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्या प्रॉब्लम करेगा कि ये वो सोचेगा कि यार ये कर ले, ये सोचेगा यार ये कर लेगा काम, एक दूसरे के ऊपर हो सकता है वो निर्भर हो जाए, तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो ये सबके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसा नहीं करते हुए अगर हम सबको एक एक काम सौंप दें, तो वो काम के लिए वो ही डिवोटेड बंदा और वो ही करेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही इजी वाला है ये। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी जब भी किसी के पास में पावर रहती है तो कंपनी में उसका क्या रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जानी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस between the authority and responsibility. Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to do his
जॉब ऑन टाइम, बस आपको इतना ही देखना है यहाँ पर कि ये क्या बोल रहा है। पहले अपन ये डिस्कस करते हैं। देखिए मैनेजमेंट की जो भी आपने अथॉरिटी की बात की है, अगर किसी पर्सन को आपने वर्क दिया तो उसको इनफ अथॉरिटी यानी पावर भी देनी चाहिए ताकि वो काम को अच्छे से कर पाए। बहुत ज़्यादा पावर दे दोगे तो हो सकता है वो उसका मिसयूज़ कर ले, या फिर हो सकता है वो आपका आपका जो भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए उसको, जो उस तरह से ना करे वो, क्योंकि हो सकता है उसको ज़्यादा पावर देने से क्या होता है कि वो अपना काम किसी और को भी सौंप कर करवा सकता है। तो इस तरह की पावर्स उसको नहीं देना चाहिए। उसको उतनी ही पावर दी जाए जिससे कि वो अपना काम कर ले। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको उतनी ही पावर देनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। कम पावर भी नहीं देना चाहिए। कम पावर क्यों नहीं देना चाहिए? अगर कम पावर दे दी तो वो अपने काम को ही नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये जो चीज़ है, जैसे कि हम बात करें कि किसी व्यक्ति को आपने बोल दिया कि आपको इतना गुड्स बना के रखना है, इतने बिस्किट्स आपको तैयार करके रखने हैं। अब वो व्यक्ति क्या, वो आपने ये नहीं बोला कि आपने बोल दिया कि आपको स्टोर्स वगैरह जो जाने की आपकी परचेसिंग जो रहती है, परचेस करना पड़ता है स्टोर से। तो वो जो रिक्विजिशन है, मतलब एक आपको रिक्विजिशन डालना पड़ता है कंपनी में, तब आप स्टोर से अपनी ज़रूरत का रॉ मटेरियल इशू करा सकते हो। ये पावर मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब वो कैसे काम करेगा? हर बार वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? अपने सुपीरियर बॉस के ऊपर। बार बार उसके पास जाएगा, सर ये कर दीजिए। तो ये जब तक चलता रहेगा तो कभी भी वो टास्क अपना टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन में? उसको, व्यक्ति को जाके बोलना चाहिए कि तुम ठीक है, मैं तुमको पावर दे रहा हूँ, तुम रिक्विजिशन पे सिग्नेचर तुम्हारा चलेगा, तुम अब आराम से वहाँ से रॉ मटेरियल मंगा सकते हो, तो इसमें तुम्हारा डिले नहीं होगा। और जब डिले नहीं होगा तो वर्क वो टाइम पे कर देगा, ठीक है? तो ये ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिल्कुल बैलेंस रखना पड़ता है ताकि वो काम अच्छा से कर ले। नाउ let's move forward. An organization should build safeguard any misuse or abuse of managerial power. किसी भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पावर है इसका मिसयूज ना हो। A manager should have right to punish the subordinate for willfully not obeying or legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate for giving हिज और हर आर्ग्यूमेंट्स। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को, ऐसा नहीं कि जब मन पड़े आपने उनको कुछ भी उठा के बोल दिया, पनिशमेंट दे दिया। उनके पास भी कहने के लिए इनफ, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दो। तो वो कैसे करे? वो आपके उसके साथ जब आप बोलोगे कि काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम था, तो एटलीस्ट वो एक जस्टिफाइड उसमें जा सके, वो बता सके, आपको जस्टिफाई कर सके वो खुद को। तो वो चीज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट उसको इतनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर है तो आपने उसको पूरी तरह से काम के तले दबा दिया है, और वो बिल्कुल इस हालत में ही नहीं है कि वो आपसे वो वर्क से रिलेटेड कुछ भी हो बात कर पाए, क्योंकि उसको वो जानता है कि हाँ ये एक सुपीरियर है, मैं उससे किस तरह से बात करूँ, उसके पास भी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको एक तो ये जो एक हिचक वाली बात रहती है, तो वो कब कम होगी? जब उसके पास में ये अथॉरिटी रहे कि मैं मतलब उस काम को अच्छे से कर पाऊँ, तो उसको हिचक नहीं रहेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंट फील करेगा कि सारी पावर तो मेरे को काम करने के लिए है, तो मैं उस हालत में तो हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो व्यक्ति किसी और रीज़न से या कुछ मतभेद हो जाते हैं और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं मैनेजर्स के भी साथ में, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ हो जाती है, उससे वो काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता वो खुद को, क्योंकि हर व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने एक्शन के लिए, ठीक है? नाउ इसमें देखते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड produce 100 unit in 1 week, but is not given authority to purchase the raw material. सेम एग्जांपल जो मैंने दिया है, बस यहाँ पे यूनिट्स नहीं बताई, मैंने बिस्किट के पैकेट की बात कर दी थी ताकि मैं उसको वेग नहीं रखना चाहता था एग्जांपल को। तो एक यूनिट कुछ भी आप मान के वहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी रिक्विजिशन की बात की कि स्टोर रूम यानी स्टोर डिपार्टमेंट, जहाँ से माल इशू होता है, रॉ मटेरियल इशू होता है। तो टारगेट को कंप्लीट करने में एक बहुत ही कॉमन ये एग्जांपल दे रखा है, और वो वर्क क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि उसके पास इनफ ऑथोरिटी नहीं थी। तो दैट शुड बी परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी भी अच्छी नहीं है कि मैनेजर उसका मिसयूज कर जाए, या कम करोगे तो फिर ये लोअर लेवल के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके लिए, या किसी भी लेवल के मैनेजर के लिए, क्योंकि उसके पास अगर पावर कम है तो वो कैसे ऑपरेट करेगा? हर चीज़ के लिए बॉस के पास तो नहीं जा सकते ना। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ओके, इसके थोड़े प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं पहले। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। जब भी आप ऐसा करते हो तो कोई भी मिसयूज इसका नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, जब आपके पास ऑलरेडी
पावर्स रहेंगे, जब एम्प्लॉय को अगर आप पावर सही से दे दो तो उसके पास सुपीरियर के पास जाने ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप वो सुपीरियर के पास जाना पड़ रहा है तो वो किसी भी तरह से मिसयूज जरूर कर सकता है, बट अगर आपके पास इनफ पावर दे दी जाए तो जरूरत ही नहीं है ना। फिर सेकंड पे हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम। आपको टाइम पे आप अपना काम कंप्लीट करके दे सकते हो उसको, क्यों? क्योंकि आपके पास सारी पावर है। ये बातें अब मैंने पहले डिस्कस कर ली हैं ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर ये हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? डिले होगा काम में, देरी होगी, मिसयूज होगा अथॉरिटी का ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। देखो ये जो एक्सेस अथॉरिटी के केस में जो बात कर रहे हैं कि मिसयूज होना, तो ये तभी होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दी जाए, या मैनेजर ज़्यादा उसमें चला जाता है काफ़ी सेफ जोन में, कि मेरे पास तो बहुत पावर है, इसको मैं कैसे भी देख लूँगा, मैं तो इतना पावरफुल हूँ कि इसको जॉब से भी डिसमिस कर सकता हूँ। ऐसी अगर पावर दे दी तो फिर वो बहुत गलत हो जाता है। तो हर मैनेजर हो चाहे एम्प्लॉय, उसको कितनी पावर देना चाहिए, इट शुड बी वेल डिसाइडेड। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते वक्त इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसको कितनी पावर देना है। नाउ थर्ड, ओवरबर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई ओवरबर्डन भी हो सकता है, इसका प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो फॉलो तो कोई ओवरबर्डन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके ऊपर काम आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, और कई बार आप ये रियलाइज ही नहीं करते हो कंपनी में कि मुझे पावर तो मिल ही नहीं रही है। और ये जब नहीं होती तो आप ऐसा फील करने लगते हो कि मेरे ऊपर काम का बोझ, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा आप इसलिए फील करते हो क्योंकि आपको कागज़ लेके इधर उधर भागना पड़ता है, क्योंकि आपके बॉसेस से बात करनी पड़ती है, और आपका काम कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको बॉस का अप्रूवल लगता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इनफ पावर शुड बी गिवन एट दैट टाइम। और एम्प्लॉय को भी बोलना चाहिए इन बातों में। एक्चुअली ये चीज़ बुक्स में नहीं लिखी है, बट आई विल टेल यू, मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर से आया आया हूँ काम करके, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का कि हाँ, यहाँ पर हमको भी बोलना चाहिए, एम्प्लॉय को भी थोड़ा अपने पॉइंट्स रखने चाहिए जब मीटिंग होती है। ओके, नाउ द थर्ड थर्ड वन, यस, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है? फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉय अग्रीमेंट। देखो, हर एम्प्लॉय को किसी एग्रीमेंट के तहत रखा जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, जैसे कि एक ड्रेस कोड बना दिया तो वो एक ड्रेस कोड, या फिर आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, ये सब एक डिसिप्लिन में रखने के लिए होता है। तो अगर आपको अलाउड नहीं है वर्कर्स को, तो मैनेजर्स को भी अलाउड नहीं है। तो आपको एक लेवल पे रखते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता है कि जो बहुत ही हाई लेवल के वो मोबाइल लेके घूमते हुए मिलेंगे आपको कंपनीज में, तो उनके पास बहुत सिंपल टाइप के मोबाइल रहते हैं जिस पे ज़्यादा आप टाइम पास नहीं कर सकते हो। तो ओनली दोज मोबाइल विथ नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, या फिर आप उस तरह के मोबाइल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर आप अगर बहुत अच्छी हाई लेवल पे जाते हो, टॉप लेवल के अगर आप मैनेजर हो, देन मोबाइल फोन्स आर अलाउड। तो ये जो पॉलिसीज बना रखी है इन्होंने, कोड ऑफ कंडक्ट जो चीज़ें हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इस तरह से ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा रह सके। तो गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे अच्छे बॉसेस का होना ज़रूरी है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो ये जो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल नीट एंड फेयर होना चाहिए। सुपीरियर को भी ये लगना चाहिए मेरा एम्प्लॉय बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं जो भी प्रोमिस कर रहा हूँ वो फुलफिल करूँ। तो ये जो सबॉर्डिनेट है वो खुश रह के काम करेगा, क्योंकि और वो उसका क्या काम है सबॉर्डिनेट का, कि वो टाइम पे कंप्लीट करके दे और अच्छे से एफिशिएंटली काम को करके दे। तो सारे कमिटमेंट जो भी उसने कर रखे कंपनी के साथ में फुलफिल करेगा। तो मीटिंग कमिटमेंट ऑल एट ऑल द लेवल्स, हर लेवल पे कमिटमेंट्स मीट होने चाहिए। डिसिप्लिन रहेगा तो ही कमिटमेंट मीट होते हैं। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, जब भी कोई किसी के ऊपर पेनल्टी लग रही है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बॉसेस बच रहे हैं और बेचारे एम्प्लॉय हैं जो छोटे लेवल पे उनके ऊपर लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई कंपनियों में ऐसा हो जाता है जो कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता। बट अगर किसी कोई मैनेजर है जो कि नाइट ड्यूटी में अगर सो गया, तो अगर वर्कर को रात में सो गया तो उसको पनिशमेंट देते हैं, और अगर मैनेजर होकर वो कुर्सी पे बैठ के अपने ऑफिस में सो रहा है तो वो भी उतना ही गलत है जितना वो वर्कर गलत है। तो वहाँ पर ये जुडिशियल पनिशमेंट जो है, तो उसको भी अगर आप रिटर्न में मांगते हैं, माफ़ीनामा जिसको हम बोलते हैं, कि आप लिख के दो कि आपसे गलती हुई है, तो वैसे ही मैनेजर के लिए भी होना चाहिए। ओके, नाउ Fayol insisted that discipline is required at the superior as well as subordinate level. डिसिप्लिन दोनों जगह होना चाहिए, सुपीरियर लेवल पे भी और सबॉर्डिनेट लेवल पे, यानी कि लोअर लेवल पे।
The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinates, but discipline requires good superior at every level. Clear and fair agreement between superior and subordinate are the judicious application of पेनल्टीज। तो जैसे कि अपन ने अभी बात की, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए, इससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हैं। नहीं तो सबॉर्डिनेट हमेशा ये बोलेगा कि इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, हम लोगों को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता इन चीज़ों का, क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो सब पनिशमेंट हम ही लोगों के लिए बने, इन लोगों के लिए नहीं बने। तो ये डिस्प्यूट क्रिएट करता। तो ये जो चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने बताया था कि एम्प्लॉय को क्या करना है, उसका जो भी काम है, कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना है। On the other hand, superior must also meet their commitment by meeting promises of increment, promotion, wage revision। तो ये जो superior ने जो promise कर रखा है subordinate से कि आपको promotion देंगे, आपकी incentives मिलेंगे आपको, तो इस पे fail नहीं होना है। हो सकता है अगर कोई manager बोल दे कि मैं आपको promote करूंगा और फिर बाद में उसको promotion नहीं दिया, तो आपने इस principle को violate कर दिया, कौन से discipline को। तो ये फिर dispute create करेगा, problem, फिर उसको problem होगी वर्कर को, वो जाएगा बोलने। तो ये जो चीज़ है, ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं अपन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, अगर हम इसको अप्लाई करें तो सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना रहेगा और इम्प्रूव करेगी एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों खुश हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या होगा, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, कियोस। ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगा, कियोस, लड़ाई झगड़े मतभेद बढ़ाएगा, कंफ्यूजन की स्थितियाँ क्रिएट करेगा कि ऐसा क्यों है, उनके लिए क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों है। ये चीज़ें अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो कंपनी में ये चीज़ें होंगी। फिर सेकंड है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर होगा, क्योंकि जब ऐसा होता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो ये जो डिसिप्लिन है, मतलब कहीं पे किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो यहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। भले ही वो आप कोई एब्सेंटिज्म ही हो सकता है कोई लीव्स बहुत ज़्यादा ले रहा हो, तो ये भी एक तरह से टाइम तो आपका जा ही रहा है उसमें, एक तरह से वो आ थोड़ी रहा काम पे, उसका वर्क थोड़ी हो पा रहा है। तो ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ही है, मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, वेस्ट ऑफ रिसोर्स कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रखते हो उनको, बिल्कुल, अगर कोई बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले रहा है, तो भले ह्यूमन रिसोर्स कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, आप उसके लिए ऑर्डर पास कर दीजिए, उसको रिटर्न में ये चीज़ मांगे कि इतना ज़्यादा लीव लेने का कारण क्या है, या फिर आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, स्ट्रिक्ट लीगल नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन उसके ऊपर ले सकते हैं। ओके, तो वो जो चीज़ आप करेंगे उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, उसके अगेंस्ट हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, उसका सैलरी कट कर सकते हैं एक दिन का। तो ये जो चीज़ें, ये डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो क्यों किया जाता है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वर्कर हो, दोनों के ही केस में होता है। एब्सेंट कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट सबके लिए लॉज, कोड ऑफ कंडक्ट एक जैसा होगा, है ना। नाउ थर्ड, डिले इन वर्क एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहा, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी आप बात करो, डिसिप्लिन में लाने के लिए तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, अगर वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वह काम में देरी होगी, डिले होगा काम में। ओके, नाउ विल डिस्कस वन मोर। ये आज के लिए लास्ट रहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड को आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक ये सबसे इजी टू रिमेंबर प्रिंसिपल है। यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस or superior and should be accountable to one boss only, a superior only, because if he is receiving orders from more than one boss, he will get confused and he will not be able to understand that whose order must be executed first। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, उसके ऊपर एक बॉस रहता है, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। अगर दो बॉस रहेंगे और दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसकी सुनूं किसकी सुनूं, क्योंकि दोनों ही बॉस हैं। तो अगर ये जो स्थिति हो जाती है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो और इसका ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है क्या कहता है, दैट द ऑर्डर शुड कम फ्रॉम वन बॉस ओनली, एट ए टाइम ऑर्डर एक ही बॉस से आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में, इफ एम्प्लॉयज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आस्क टू गो स्लो इन द प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या बोल रहा है वर्कर को कि हाँ, एम्प्लॉय को कि आपको प्रोडक्शन स्लो करो, इससे क्या होगा, आप जो भी चीज़ बना रहे हो क्वालिटी की बनाओगे। और जो सेल्स इंचार्ज है वो आके क्या बोल रहा है एम्प्लॉय को, टू फास्टन द
प्रोडक्शन टू मीट द पेंडिंग आवर्स, जितना ज़्यादा तुम काम करोगे तो जितना सेल्स वाला है ना, तो सेल्स वाले को क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट, तो उसको तेज़ काम करने के लिए बोल रहा है। अब एक बोल रहा है स्लो काम करो, एक बोल रहा है तेज़ काम करो। इन दिस सिचुएशन द एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज एज हुज इंस्ट्रक्शन सो हुज इंस्ट्रक्शन ही शुड फॉलो। अब वो समझ नहीं पाएगा कि कैसे करूँ मैं। एक बॉस होना चाहिए उसका, या तो प्रोडक्शन वाला या फिर वो, या दोनों अगर रहेंगे तो ये काम उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे अगर हम इम्प्लीमेंट करते, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा माइंड के सबऑर्डिनेट के, कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ये ईगो क्लैशेस जो घमंड वगैरह आ जाता है तो वो उस चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को आप सुन के नहीं लेते हो, जब वो स्टेट आ जाता है तो आपके ईगो इस ईगोइस्ट हो जाते हो आप, काफ़ी कुछ चीज़ों को आप सुनने वाले नहीं रहते हो। तो वो जो एक बार रहता है अंदर इंसान के बिल्कुल, कि मैं एक लिमिट तक ही सुन सकता हूँ, अगर इसके ऊपर बोला तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। ये जो ईगो क्लैशेस रहते हैं ये नहीं होते हैं वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर दो बॉस रहेंगे देखो तो ये तो होगा ही ना। देखिए कि अगर दो बॉस हैं, अगर उसकी सुन लेगा तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा, और उसकी सुन लेगा तो अदर वन विल गेट एंग्री, कि यार दोनों के बीच, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे, दोनों ही बॉस हैं, तो ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। ओके, तो दोनों को ही हर्ट होता है कहीं ना कहीं। तो थर्ड, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। ये क्या करेगा, इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय है काम कर रहा है वो एक ही बॉस से ऑर्डर ले रहा है, तो उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्योंकि बड़े आराम से समझ रहा है उस काम को, कि इसने ये जो काम बोला है मेरे को यही करना है, दूसरा काम तो है नहीं, कोई दूसरा बॉस जो सर ने बोला वही मैं काम करूंगा। तो इससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और टाइम पे बिल्कुल काम कंप्लीट होगा। इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है। नाउ अगर ये वायलेट कर दिया जाए, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर वायलेट कर देंगे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। सबऑर्डिनेट के पास क्या रहेगा, एक मौका मिल जाएगा उसको कि एक्सक्यूज देके वो उस चीज से निकल जाए बड़े आराम से। क्या बोलेगा कि अरे सर वो दूसरे वाले ने बोल दिया था मेरे को, वो जो मैनेजर थे उन्होंने बोल दिया था ये करो, इसलिए मैं काम ना कर नहीं पाया, प्रॉब्लम हो गई थी, समझ में नहीं आया था क्या करता। तो ये जो स्टेटमेंट जब वो देगा तो सामने वाले दोनों मैनेजर भी एक दूसरे का मुंह देखते होंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। थर्ड, ईगो क्लैशेस, आपस में मैनेजर लड़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है ना। फोर्थ, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये फॉलो नहीं होगा तो डिफिकल्टी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा। ओके, तो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए भी हमको ये ज़रूरी है। डिसिप्लिन आना मतलब कि हर एक को, जो भी एक बॉस है तो वो अगर वही चीज़ें हैंडल करे तो ज़्यादा बेहतर है, उसके लिए बड़ा आराम हो जाता है कि वो डिसिप्लिन में रहेगा व्यक्ति। और डिसिप्लिन में रखने के लिए एक ही बॉस काफ़ी है, दो बॉसेस की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, नो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अपन ने सिर्फ फोर अभी हमने सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स देखे हैं, स्टिल 10 मोर टू गो, सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, आप इन सबको एक बार फिर से पढ़ लेना, और कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सअप, ओके, और यू कैन कॉल मी। सो थैंक यू।